यहां तक हमने देख लिया था डी ब्लॉक में प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। अब इसके आगे देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे। उसमें से मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू दीज the ns electrons in inter-atomic metallic bond। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि एक तो अंदर वाले d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाला s नहीं कर रहा है, अंदर वाले d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी और आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल रूल क्या है मेल्टिंग पॉइंट का, और एक्सेप्शनल क्या होता है। जनरल रूल क्या कहता है? ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग बढ़ेगी। हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा। जब अगर कोई बॉन्ड टाइट है तो उसको तोड़ना बड़ा आसान नहीं है। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में टर्न होना। ठीक है, इन एनी रो, किसी भी रो में जाओगे 3D मेटल्स राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। मतलब आप इस तरह से जा रहे हो रो में, 3D की रो है, 4D की रो है, 5D की रो है। ठीक है, तो उस रो के अंदर अब जब जाओगे तो अब ये बता रहा है कि 3D मेटल राइज टू मैक्सिमम एट D5। D5 तक जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फिर बाद में पेयरिंग शुरू हो जाएगी। देन फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। उसके बाद में D6 D7 होगा तो क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होंगे। ठीक है, मैक्सिमम कहां होगा? 5 पे। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर एनॉमलस वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम Tc, इन दोनों के अंदर एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। बाकी यही एक जनरल रूल काम करेगा। थ्योरी क्या कहती है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, और इसका कंसेप्ट ये है कि आपके रो में जाओगे तो 5 तक तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा? घटेंगे। इसका मतलब आपका जो यहां से लेकर के 5 तक तो आपके बढ़ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या कहेंगे? घटेंगे। तो ये इस टाइप से, इस तरह से चलेगा, चलना चाहिए इस तरह से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए और 5 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ छठे पे आते ही वो पेयरिंग हो जाती है, तो फिर वापिस 4 3 2 1 और 0 हो जाए। इसी तरह से ग्राफ चलेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट कहां रहेंगे? D5 पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्डिंग कहां होनी चाहिए? D5 पे। लेकिन इसमें भी फिर एक्सेप्शनल अलग है, ये तो जनरल बात कर रहा है, जनरल बात कर। अब बीच में एक्सेप्शनल क्या जुड़ते हैं, चलो देखते हैं। ये ग्राफ बता रखा है 3D सीरीज का, 4D सीरीज का और 5D सीरीज का। ग्रीन कलर का 5D है, रेड कलर का 3D है, 4D है। तो ये 3D वाला ये रहा, ये 4D वाला और ये 5D। सभी के मेल्टिंग पॉइंट नोट किए हैं पेपर पे और ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम आता है। ठीक है, टाइटेनियम में के बाद में देखो वैनेडियम का बड़ा, क्रोमियम का और बड़ा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ये 22 होता है, ये 23 होता है, 24 होता है और 25 मैग्नीशियम। इसका और बढ़ना चाहिए था, इसका और क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, क्योंकि D5 आया, D5 पे मैक्सिमम हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ और, ग्राफ नीचे आ गया। उसके पीछे कुछ एक्सेप्शनल फैक्टर काम कर रहा है। ठीक है, फिर देखें, फिर मैग्नीज के बाद वापिस बढ़ेगा, Fe बढ़ा और वापिस घटेगा। देखो यहाँ पे 26, फिर 26 के बाद में 27 हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, फिर कम होते जाएंगे कोबाल्ट, निकल और फिर लास्ट में और। तो ये यहाँ पे 26 से लेकर वापिस डाउन हार्ड, यहाँ पे पहले ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में एक भाई साहब ने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी है। अब ये जो गड़बड़ कर दिया वो तुमको ध्यान में रखना है, क्या हुआ इसके साथ में, ये क्यों रूट गया, उसको जाना ऊपर था, नीचे क्यों आके पटक गया, वो चीजें देखनी पड़ी। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से 4D सीरीज में यहाँ पे Y के बाद में जिरकोनियम आता है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फिर 3 पे बढ़ रहा है, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, और फिर 6 पे ऊपर है, फिर 7 पे डाउन, 8 पे डाउन, 9 पे डाउन और 10 पे पूरा। यहाँ पे भी थोड़ा सा डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? हाँ, इन सब के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जिरकोनियम है,
नाइबियम, मोलिब्डेनम, ठीक है, ट्यूनीशियम, रुथेनियम, ये सब आप देख लेना पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए, ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर वापिस से 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या है कि पूरे इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ठीक है, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये 5वां भाई साहब अभी टॉप पे नहीं चल चुके, यूं कर रहे हैं बीच में से, ठीक है। तो ये देखो यहां तक तो ये 2 नंबर वाला, भाई 1 नंबर वाला तो बताया ही नहीं इन्होंने, 2, 3, 4 और ये 5वां यहाँ पे और चढ़ना चाहिए, फिर 6ठा डाउन, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9, यहाँ पे भी आना चाहिए 2, 3, 4 और ये भाई साहब को ऊपर जाना चाहिए था, वापिस नीचे आ गए 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लेंथेनियम के बाद में ये 2, 3, 4, 5, ये फिर 6, 7, 8, 9, ये फिर नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट, जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट था वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में भी वही दिक्कत है कि बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो वो बॉइल नहीं होगा, क्योंकि वो एटम दूर दूर नहीं होंगे, ठीक है। मेल्टिंग में भी दूर दूर करने थे क्योंकि पिघलाना था, ठीक है। पहले मेल्टिंग होता है, कोई सॉलिड होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस में बना, तो मतलब कुल मिला के आप बॉन्डों को तोड़ ही रहे हो, ठीक है। पहले आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए बॉन्डों को तोड़ा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हुआ, फिर उसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको तोड़ना है, फिर से वो भी हाई होगा, और रीजन वही रहेगा जनरल फिनोमिना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई बोल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि एटम में जैसे मॉलिक्यूल बन गया है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर के O2 मॉलिक्यूल बन गया, अब उसको वापिस से एटम में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि गैस में आ जाएगा, मॉलिक्यूल बन गया गैस। जैसे कोई है आपके पास में HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 गैसें हैं, ठीक है, दोनों ने मिलकर के HCl मॉलिक्यूल बना, अब इसको वापस एटम में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने के लिए आप बॉन्ड तोड़ने का ही काम कर रहे हो, ठीक है, वही कहलाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कितनी एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम्स इन द गैसेस स्पेस। अब आपको एक एटम नहीं लेना, एक मॉलिक्यूल नहीं लेना, आपको 1 मोल लेना है। कितना लेना है? 1। हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो यूनिट्स है वो मोल में ही कंसीडर होती है, ना ग्राम में कंसीडर होती है, ना नंबर में कंसीडर होती है, क्योंकि 1 मोल के साथ ही रिलेशन हर जगह पे सेट होता है, ठीक है। तो आपको 1 मोल में ही लिया आपने, ठीक है। Transition element exhibit higher enthalpies of atomization due to higher effective nuclear charge and large number of valence electron from very strong metallic bonds arise due to unpaired electrons in the n-1 d subshell। जैसे जैसे unpaired इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मतलब कहां तक बढ़ेंगे? d5 तक, d5 तक बढ़ेंगे। तो उसी के कारण से आपका क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ साथ चलते हैं, न्यूट्रल एटम के लिए चलते हैं। तो प्रोटॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, मतलब वो बांध के रखता है, बाहर वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बांध के रखता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एक इफेक्ट मैंने तुमको शिल्डिंग इफेक्ट बताया था, पढ़ाया था मैंने तुमको शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन अंदर नए आ रहे हैं, नए जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, चलो आगे आ जाएगा, मैं देखता। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन में जनरल रूल है, ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ आ गया 3D, 4D और 5D। ये देखो आपका पहले बढ़ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शन अलग आ गया, फिर वापिस से ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। केवल ये इसको ऊपर हो जाना चाहिए तो अपना ग्राफ बढ़िया सेट हो जाता, लेकिन ये एक्सेप्शनल का गेम हो रहा है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे, ठीक है, बीच में ये एक्सेप्शनल, ठीक है। 5D में भी ऐसा, ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन किसके कारण से क्रिएट हो रहा है? हाफ फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, ठीक है, वो देखेंगे आगे क्या कारण है, ठीक है। द मैक्सिमा एट अबाउट द मिडल ऑफ ईच सीरीज इंडिकेट दैट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल इज पर्टिकुलरली फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्गर एटॉमिक इंटरेक्शन। ये बताता है कि बीच में आपके क्या है? पिक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फेवर कर रहा है,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ता जाएगा, इसलिए मिडल में आपका ग्राफ ऊपर उठेगा फिर वापस नीचे जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में जब जाओगे, आप पीरियड में जा रहे थे, ग्रुप में जब जाओगे तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डाउन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब ग्रुप में जाओगे 3D से 4D में, 4D से 5D में, तो आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन से एलिमेंट है आप देखोगे? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम और जी लास्ट वाला फुलफिल्ड वाला, जिसमें डी भी भरा हुआ एस भी भरा हुआ, लास्ट वाला नंबर नॉन ट्रांजिशन। ये वही है ना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों सीरीज के फाइनल मेंबर है, लास्ट मेंबर है। और इनका खास क्या है? इनके पास फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इनर्ट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीक मेटेलिक बॉन्ड, लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जिंक आराम से पिघल जाएगा, लोहा नहीं पिघलेगा। ठीक है, मरकरी पिघल जाएगा, मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड में ही रहता है। एटॉमिक प्रॉपर्टी, अब हमारे एटम की प्रॉपर्टी को देखेंगे। एक पर्टिकुलर एटम को पकड़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। सभी एलिमेंट का सिंगल सिंगल एटम देखते हैं कि सबके एटम में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। पहला एटम की रेडियाई देखेंगे, रेडियाई का लेना देना उसकी लंबाई से, उसका साइज कितना उससे लेना देना है। किसी की रेडियाई छोटी है मतलब वो छोटे साइज का, छोटी गेंद होगी तो रेडियाई भी छोटी होगी, बड़ी गेंद होगी तो रेडियाई भी बड़ी होगी। रेडियस का हाफ पूरा क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर मतलब आधा बता रहा है, जितना डायमीटर बड़ा होगा वो स्पेयर भी बड़ा होगा। ठीक है, तो रेडियाई छोटी तो साइज भी छोटा, रेडियाई बड़ी तो साइज भी बड़ा। नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई का मतलब है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन गया? आयन बन गया। उसके बाद उसके साइज में क्या ऊपर नीचे हुआ। ठीक है, थर्ड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का आपको बाहर निकालना है उसके ऑर्बिट से या उसके स्पेयर से, तो आपको कितनी ताकत लगाने की जरूरत पड़ रही है। चलो, ये आपकी क्या आ गई? रेडियस। रेडियस देखोगे तो यहाँ पे आपका ये 3D सीरीज है, 4D और 5D। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे 4D और 5D दोनों की जो एटम्स है उनकी लगभग सेम आ रही है। दोनों को ग्राफ एक दूसरे पे ओवरलैप होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बारीक सा मार्जिन सा डिफरेंस है एक दूसरे को। इसके पीछे है एक नया कंसेप्ट आएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है अभी अपन चर्चा करने वाले।